नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंश्योरेंस अवेयरनेस का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसके बेसिक्स थोड़े से पढ़े। अभी काफ़ी कुछ है हमारा जो हमें पढ़ना है। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो के शुरू में आपको लेक्चर की क्वालिटी क्लियर ना मिले 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें और पूरा वीडियो देखें, आगे आपका वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, पिछले लेक्चर में एक ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा एक टॉपिक था, वो शायद थोड़ा सा रह गया था, हम उसको कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि क्या है ये। दोस्तों, इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं हम लोग कि जो भी इंश्योरेंस इज टेकन टू कंपनसेट लॉसेस टू द पर्सन टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसको उसके एसेट को या उसको खुद को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी एक एसेट है, अगर उसने अपने आप को इंश्योरेंस करा रखा है तो वो भी, अगर उसका भी लॉस होता है, उसकी डेथ होती है, एक्सीडेंटल कुछ होता है, डिसेबिलिटी आती है, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो इंश्योरेंस कुछ भी हो वो किस लिए होता है, कंपनसेट करता है वो किसको, पर्सन को, लॉसेस के लिए, अगर कुछ लॉस उसकी एसेट को होता है तो देखिए, इसका मतलब अगर जो इंश्योर्ड एसेट है, सपोज एक आपकी कार ही है, तो मान लीजिए वो ए पर्सन के नाम पे कार थी, वो ए पर्सन के नाम पे उसने कार खरीदी, कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी वो निकालेगा, उसमें नाम क्या आएगा, जिसके कार जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ए के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ए के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी निकल जाएगी फॉर द व्हीकल, कार जो भी होगी आपकी उसकी। अब दोस्तों, मान लीजिए उसने क्या किया कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी। अब नया आदमी को उसने क्या किया, 1 साल 2 साल चलाने के बाद गाड़ी बेच दी बी को, ठीक है। अब बी ने क्या किया, गाड़ी का सब कुछ जो भी आरटीओ में होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पे आरसी में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो है ए का नाम चेंज करके हटा के बी का नाम कर दिया, ठीक है। तो अब उस कार के रजिस्ट्रेशन पे किसका नाम आ गया, बी का नाम आ गया। अब जब ए ने ये इसको ट्रांसफ़र किया, इसके नाम पे गाड़ी अब जब ट्रांसफ़र हो गई, तो ए के पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी, कार की इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी। तो पर क्या हुआ, बी ने इंश्योरेंस पॉलिसी, अब जब रजिस्ट्रेशन में नाम चेंज हो गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नाम चेंज होना चाहिए, वरना क्लेम नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिए। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसने रजिस्ट्रेशन तो चेंज हो गया पर इसने इंश्योरेंस चेंज नहीं कराया, बी ने, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी अभी ए के नाम पे ही रहने दिया। तो मान लीजिए अगर गाड़ी में कुछ नुकसान हो जाता है, जबकि जब बी के नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई और गाड़ी में कुछ नुकसान हो गया, तो बी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, बोलेगा ये देखिए इंश्योरेंस कवर तो वैलिड है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको साफ साफ डिनाई कर देगी कि हम क्लेम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी अभी भी ए के नाम पे है। तो ये चीज़ जान के रखिए कि इंश्योरेंस अगर जो है मालिक का नाम चेंज होता है तो फिर आपका जो है इंश्योरेंस में नाम भी चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने लिखा भी है, इंश्योरेंस इज टेकन टू कंपनसेट लॉसेस टू द पर्सन टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस मीन्स दैट इफ द इंश्योर्ड एसेट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन एंड इट इज डैमेज्ड, the insurance company will not pay the new owner unless the insurance policy is also transferred। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, मरीन इंश्योरेंस कार्गो, जो मरीन कार्गो इंश्योरेंस होता है, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स करके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर ये आएगा, मैं आपको तब अच्छे से समझाऊंगा। अभी ध्यान रखिए, ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक मरीन कार्गो इंश्योरेंस जो है एक आपका एक्सेप्शन है। मैं आगे सब बताऊंगा, इसको आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि ये क्या आ गया क्या नहीं आ गया। आगे आप धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती जाएगी। दोस्तों, इंश्योरेंस को जो है हमने कुछ क्लासेस में बांटा है। देखिए, इंश्योरेंस जो है वो किस किस में बांटा है हमने, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात अभी छोड़िए, अभी हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है, एक फायर इंश्योरेंस होता है, एक मरीन इंश्योरेंस होता है और एक मिसलेनियस इंश्योरेंस होता है। इसका मतलब फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस को छोड़ के कोई भी इंश्योरेंस होता है वो सब किस में आता है, मिसलेनियस में। अगर आपसे पूछे मोटर इंश्योरेंस किस में आता है तो आप क्या बोलेंगे, मिसलेनियस इंश्योरेंस में। अगर आपसे पूछे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस उसमें आती है तो अभी आप कहेंगे मिसलेनियस इंश्योरेंस में।
अगर वो आपको पूछे फायर इंश्योरेंस किस में आता है, तो वो फायर इंश्योरेंस अलग ही एक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ मिसलेनियस की कुछ ले रखे हैं, मोटर लाइबिलिटी पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, बर्गलरी पॉलिसी। दोस्तों ये भी क्या है, स्पेसिफिक पॉलिसीज़ है, प्रोडक्ट्स हैं। हम इसको प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर में अच्छे से डील करेंगे कि क्या है। मैंने अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखाने के लिए ये चीज़ दिखाई है, हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा था, इंश्योरेंस किस में डिवाइडेड है, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, यानी जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इट डील्स विद द कवरिंग द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो है किससे डील करता है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स को कवर करने के लिए। इन लाइफ इंश्योरेंस द एसेट इन क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द पर्सन। मैंने आपको क्या बोला था, हम उसी चीज का इंश्योरेंस कर सकते हैं जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो। तो इसके अंदर क्या है, जो लाइफ जो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द पर्सन है, वही उसके लिए हम लोग जो है इट इज द एसेट, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ इज एन इनकम जनरेटिंग एसेट, बिल्कुल सही बात है। बट दिस एसेट कैन बी लॉस्ट थ्रू अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ और मेड नॉन फंक्शनल थ्रू इलनेसेस और डिसेबिलिटीज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, बिल्कुल सही बात है। इस एसेट को नुकसान हो सकता है, डेथ अर्ली हो सकती है, या फिर वो फंक्शनल ना रह के उसका बीमार हो गया तो फंक्शनल नहीं कर सकता, या एक्सीडेंट से उसको डिसेबिलिटी आ गई, उसके हाथ पांव टूट गए जिससे कि वो काम नहीं कर सकता। लेबर क्लास जो होती है उनके कई बार वो बड़े बड़े लेबर कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करते हैं तो उनके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तो उनको डिसेबिलिटी आती है तो वो काम नहीं कर सकते। एक तरह से उनकी इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा होगा तो क्या होगा इससे दोस्तों, वो कंपनसेट हो जाएगी जो भी वो लॉस ऑफ इनकम हुआ है जो भी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है, हम कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि डेथ तो सर्टेन है तो फिर हम लोग उसको क्यों इंश्योरेंस में करते हैं। इंश्योरेंस इज फॉर क्या, अनसर्टेन थिंग्स, पर डेथ, इंसान की मौत होना, ये तो बिल्कुल सर्टेन है। तो देखिए हम इसका इंश्योरेंस इसलिए करते हैं, इसका मैंने आगे दे भी रखा है, क्योंकि इसकी टाइमिंग अनसर्टेन है, कब डेथ होगी ये हम नहीं बता सकते ना। तो हम इंश्योरेंस में इसीलिए कवर करते हैं क्योंकि डेथ की टाइमिंग अनसर्टेन है। अगर वो जल्दी अगर उसकी डेथ हो गई, मान लीजिए 30-32 में ही उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो पूरी लाइफ जो इकोनॉमिक वैल्यू जो है, जितना वो अर्न करेगा, इनकम करेगा, अर्न करेगा, ये सब कुछ वो लॉस हो गया ना। तो एक तरह से लॉस टू द फैमिली, लॉस टू द कंट्री, क्योंकि वो जो भी काम करेगा वो इकोनॉमी जो है के बेनिफिट के लिए ही करेगा, तो एक तरह से सबको लॉस होगा। तो हम उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जिस तरह से जल्दी मरना भी एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिन जीना भी एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक 60 साल का आदमी है, उसने अपना उसका वो रिटायर हो गया, उसके बाद वो इस तरह से उसने अपना शुरू से जब से उसने कमाना चालू किया था अपने आप को उसने इस तरह से उसने सेविंग्स करी थी कि है ना 60 साल के बाद तो भैया मैं 20 साल और जीऊंगा, 80 साल तक जीऊंगा और उतना ही तक मुझे सेव करना है। पर क्या पता, मान लीजिए अगर वो 80 की जगह 100 साल जी गया, तो उसने तो अपना रिटायरमेंट जो भी प्लान किया था वो 20 साल के हिसाब से सोच के किया था, पर वो तो ज़्यादा साल 20 साल और ज़्यादा जी गया, तो अब क्या करेगा। तो इसीलिए पेंशन प्लान्स भी आते हैं इंश्योरेंस में, आपने सुने होंगे पेंशन प्लान्स। तो लिविंग टू लॉन्ग के लिए भी क्या होते हैं, पेंशन प्लान्स, ये भी आप समझिए। लाइफ इंश्योरेंस करती है, आप जानते होंगे, सुनते होंगे, पेंशन प्लान्स भी आते हैं। दोस्तों अब जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो देखिए ये क्या करता है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को, जो कि एनिमल्स हो गए, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गए जिसको क्रॉप इंश्योरेंस कहते हैं, गुड्स हो गया, आपका स्टॉक ऑफ गुड्स कुछ भी हो सकता है, कार्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज के लिए फायर इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, कार्स के लिए मोटर इंश्योरेंस आता है। तो देखिए कुछ कंट्रीज में नॉन लाइफ इंश्योरेंस को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस, ये याद रखिए कि जनरल इंश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस इन सम कंट्रीज। तो जनरल इंश्योरेंस के मैंने आपको 3 नाम बता दिए, एलियसेस। एक क्या है, जनरल इंश्योरेंस तो है ही, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, और तीसरा उसको प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं वो जनरली 1 साल के लिए होती है और वो बाद में हम रिन्यू भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए 1 जनवरी से पॉलिसी चालू हुई है, 1 जनवरी 2017 मान लीजिए चालू हुई है, तो और ये 31/12/2018 को ख़त्म हो गई है, तो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये 1 साल की पॉलिसी, इसको आप आगे प्रीमियम पे करके इसको 1/1/2018 से लेके 31/12/2019 तक भी ऐसे करके 1-1 साल के लिए रिन्यू आगे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ और थी दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी होती हैं।
ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ही होता है, वो आप देखते होंगे LIC 15 साल का मैच्योरिटी इस तरह से होती है। ऐसा नहीं है कि जनरल इंश्योरेंस में सारी पॉलिसीज़ 1 साल के लिए हैं, कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो आप लॉन्ग टर्म भी दे सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे या जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लगेगी। बट ऐसा नहीं है कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर कोई भी पॉलिसी 1 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। वो कौन सी होती है, क्या होती है, वो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। अभी तक ये जान के रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल इंश्योरेंस का 1 साल के लिए होता है, जनरली 1 साल के लिए होता है, मोस्टली 1 साल के लिए होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि 1 ही साल हो मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस में हम आगे बढ़ रहे थे। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। क्या कौन कौन सी थी, अभी हमने देखा भी था, फायर में, मरीन में और मिसलेनियस में। मिसलेनियस में कौन कौन सी आ गई, मोटर इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, PA मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। फिडेलिटी क्या होता है आप जानते होंगे, वो आप नहीं जानते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, अभी जानने का कोई फायदा नहीं है, अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। फायर इंश्योरेंस सबसे पहले लिया, वो क्या करता है, इट डील्स विद ऑल फायर रिलेटेड रिस्क्स एंड विल इंक्लूड डैमेज ड्यू टू रायट्स, मेलिशियस एक्ट्स, टाइफून्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एंड कंसिक्वेंशियल एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू दीज इवेंट्स। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे अरे ये तो नाम तो सिर्फ फायर इंश्योरेंस है, तो फिर ये क्या ये सब इतना कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, फायर इंश्योरेंस, फायर क्या है, एक रिस्क है, ठीक है ना, फायर इज अ रिस्क। ठीक है, जब भी हम फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, एक पॉलिसी आती है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी। हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, अभी आपको बस बता रहा हूं, जिसको हम शॉर्ट में मैंने SFSP लिख दिया। इसका मतलब देखिए, दरअसल फायर इंश्योरेंस का मैंने ये थोड़ा सा एक बेसिक पॉलिसी को थोड़ा सा दिखा दिया आपको। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी में क्या होता है, पेरिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे किसी भी चीज़ का नुकसान हो वो उसका पेरिल है। जैसे एक फैक्ट्री के लिए क्या क्या पेरिल है, फायर, आग लगना एक पेरिल है। अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आ गया तो वो भी उसके लिए एक पेरिल है। क्यों, क्योंकि उसको वो डैमेज कर देगा। कोई भी चीज़ किसी भी एसेट को डैमेज करती है तो वो उसके लिए पेरिल हो जाती है। जैसे कि अर्थक्वेक एक फैक्ट्री के लिए पेरिल है, फायर एक फैक्ट्री के लिए पेरिल है, फ्लड एक फैक्ट्री के लिए पेरिल है। अगर कोई रायट हो जाए, मान लीजिए वहाँ के लोग जो हैं सब के सब लॉकआउट कर दें, तोड़ फोड़ कर दें, वो भी एक पेरिल है। दंगा फैल जाए उसके कारण वो भी एक पेरिल है, जिससे कि नुकसान पहुँच सकता है उसको। मान लीजिए एक ऊपर से एयरक्राफ्ट चल रहा था, वो फैक्ट्री पे आके गिर गया, वो भी एक पेरिल है। तो ये सब दोस्तों इसलिए इसका नाम दिया गया स्टैंडर्ड फायर, कि फायर के अलावा जो स्पेशल पेरिल्स हैं कुछ लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, ये सारी की सारी मिल के एक वो बनाती है, क्या, एक कंबाइंड जो है एक पॉलिसी जो है, वो एक कंबाइंड पॉलिसी के अंदर इतने सारे रिस्क जो हैं वो कवर्ड रहते हैं। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स में आपका रायट्स, कोई मैलिशियस एक्ट के कारण फैक्ट्री को बर्बाद किया, टाइफून, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये सब के कारण अगर कुछ होता है तो ये सब कवर रहती है। कॉन्सिक्वेंशियल एक्सपेंडिचर्स आपको बताऊंगा बाद में, हम जब अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी टॉपिक को, अभी हम बेसिक्स ले रहे हैं कि होता क्या है। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों, It deals with the insurance of goods being transported by sea, air, rail और road as well as all marine related risk। अब दोस्तों मरीन से हमें लगता है कि यार ये तो सी है, सी के थ्रू होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। मरीन इंश्योरेंस में अगर हम बात करें मरीन इंश्योरेंस की टर्म्स में, तो मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का किसी का भी, वो या तो सी के थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू उसको भी मरीन कहते हैं, रेल के थ्रू हो रहा हो तब भी उसको भी मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, और रोड के थ्रू जैसे आप देखते हैं ना, ये गाड़ियां जाती हैं, ट्रक्स जाते हैं लोड करके, ये सब भी क्या है, मरीन इंश्योरेंस में आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मरीन का मतलब सिर्फ सी से नहीं होता है, बाकी सारी भी इसमें कवर्ड हैं, एयर, रेल, रोड। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अगेंस्ट मरीन इंश्योरेंस, तो वो लिखेगा बाय सी। तो ज़्यादातर लोग सी मार देंगे क्योंकि मरीन है, पर ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जाएगा, सी, एयर, रेल, रोड, जो भी आपके ऑप्शंस में होंगे ऑल ऑफ द अबव जरूर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, अपार्ट फ्रॉम फायर एंड मरीन इंश्योरेंस ऑल अदर बिजनेसेस आर इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस क्लास, मैंने अभी आपको बताया। देखिए, एक्सीडेंट्स एंड इलनेस टू ह्यूमन बींग्स आर कवर्ड इन हेल्थ, बराबर नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। एक्सीडेंट और जो इलनेस होता है ह्यूमन बींग्स को, वो किस में है, नॉन लाइफ के अंदर कवर रहता है इन इंडिया, ठीक है।
कुछ क्रिटिकल इलनेसेस है, जैसे मान लीजिए किडनी डिसऑर्डर हो गया, आपको किसी को किडनी डिसऑर्डर हो गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ये जो मेजर कैंसर हो गया किसी को, ये कुछ कुछ जो मेजर जो डिजीजेज हैं, ये दरअसल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है एज एन एड ऑन। मतलब उनकी जो बेसिक पॉलिसी, आपको बेसिक पॉलिसी में वो कुछ देंगे कि अगर ये रिस्क कवर रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिटिकल इलनेस का भी कवर हो तो वो एज एड ऑन्स को ही लाइफ इंश्योरेंस में राइडर्स बोला जाता है। राइडर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एड ऑन कवर्स को राइडर्स बोला जाता है। तो एज ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स है, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हो कि मुझे ये कवर भी चाहिए, मुझे एड ऑन कवर में मेरे को ये राइडर्स चाहिए कि मुझे क्रिटिकल इलनेसेस कवर करनी है, कैंसर और ये सब, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसका रिस्क बढ़ा। बेसिक पॉलिसी में तो जितना वो मान लीजिए 1,000 रुपये प्रीमियम ले रहे थे, पर आपने बोला मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो जैसा जितनी जितनी चीज़ें आप बोलेंगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। ये तो ऑफकोर्स एक इंश्योरेंस कंपनी फ्री में तो कवर कुछ करेगी नहीं रिस्क, उसको ज़रूर प्रीमियम लेना है क्योंकि उसको पूल बनाना है। तो इसलिए क्या करेगी, आप जितने ज़्यादा कवर्स लेंगे उतने ही ज़्यादा आपके प्रीमियम भी बढ़ेगा। पर दोस्तों ये चीज़ देखिए कि आप ऐसी एड ऑन कवर्स लीजिए जो आपको लगता है कि हो सकता है। अगर आप बेकार के एड ऑन कवर्स लेंगे जो आपको पता है कि होने के बहुत कम चांसेस हैं, तो आप उसको ना लें, वही अच्छा है। पर क्रिटिकल इलनेस लेना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आजकल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम हो गया है, लोगों की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, और आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप राइडर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला है 25 लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट करूंगा, जिसके अंदर MCQs भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे। 25 के हो सकता है 30 भी हो जाएं, पर ये टॉपिक आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हम कितने अच्छे से कर रहे हैं। कुछ लोगों के NIACL में क्वेश्चंस आए थे जो शायद किसी को पता भी नहीं थे कि क्या आया है क्या नहीं आया है, पर एक बार आप ये लेक्चर्स पढ़ लेंगे तो अभी आने वाला NICL मेंस हो गया, LIC AAO जब आएगा, इन सब में ये क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे, ऐसा आशा है, क्योंकि अभी हाल ही में न्यू इंडिया एश्योरेंस के मेंस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चे बहुत परेशान हो गए थे कि ये कहाँ से आ गया और कहाँ से नहीं आ गया। सबको ये एक्सपेक्टेड था कि बैंकिंग अवेयरनेस से आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्वेश्चंस जो हैं वो इंश्योरेंस अवेयरनेस के ही पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे बढ़ें, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप मैथ्स में, DI में, इसमें इतना समय लगाते हैं, सब मानता हूँ, पर वो आपको 5 मिनट में, 6 मिनट में आपको 5 नंबर देगा, 4 नंबर देगा। पर ये अगर आपको पता चल गया तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ समझिए, कंपटीशन में आगे कैसे रहा जाता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ रखें। देखिए, अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, पर अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे, आपको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान देंगे, तो आप पक्का सिलेक्ट होंगे। ये मान के चलिए, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी और 100% मार्क्स कोई नहीं लेके आता। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए ये आपके ऊपर है, आपको बस मैं गाइड कर सकता हूँ, आपको ही लेना है डिसीजन कि क्या है। आप खुद सोचिए कि जो आपको 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में 4 क्वेश्चन दे रहा है, वो आपको DI का 5-6 मिनट का क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक छोटा सा मैंने लिया अपने पे, अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि ये मेरे खुद के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था और जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था। मैं भी एकदम लेमैन था, मैं भी थोड़ा बहुत देख के गया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जितना इतना, पर एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से अब समझ में आता है। मेरा इंश्योरेंस काफ़ी डीप में पड़ा हुआ है, तो मुझे अब इसका अच्छे से पता चलता है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आप समझेंगे तो। मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था और मैंने इसका जवाब नहीं दिया था, तब भी हालांकि मैं सिलेक्ट हुआ, पर मुझे उसका, अब जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, अच्छा इसलिए है। तो हम जब चीज़ें जान जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे बैच के 3-4 लड़कों से और पूछा गया था ये सवाल, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए। इकोनॉमी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑल्सो। देखिए, इकोनॉमी जो है, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या क्या है, 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, बैंकिंग एंड इकोनॉमी। मुझसे यही पूछा था कि बैंकिंग और इकोनॉमी साथ साथ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इकोनॉमी को साथ साथ बढ़ावा कैसे देती हैं। दोस्तों देखिए, अगर बैंक का काम क्या होता है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ती है? आप नई नई फैक्ट्रीज खोलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खोलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? लोन की ज़रूरत होगी। सबके पास पैसा थोड़ी ना होता है। बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग एडवांसेस। तो जब तक बैंक एडवांसेस नहीं देगा, जब तक लोन नहीं करेगा, तब तक ये कहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन पाएगी ये सब? तो इसके लिए बैंक क्या करेगा? अपना लोन देगा। बैंक लोन दिया एक आदमी को, अब क्या हुआ? बैंक अपना लोन दे रहा है, ठीक है, तो बैंक को वापस रिपेमेंट भी तो चाहिए ना। अब सपोज मान लीजिए एक फैक्ट्री को ए को बैंक ने लोन दिया, ठीक है, फैक्ट्री ए ने बना ली, अच्छे से एक बड़ी सी फैक्ट्री बना ली। अब फैक्ट्री चलेगी, उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसके बाद बिकेंगे, उसके पास पैसा आएगा, फिर वो बैंक का लोन चुकाएगा। तो मेन चीज क्या है? फैक्ट्री उसकी आय हो गई ना, फैक्ट्री के कारण ही वो सब कुछ कमा पा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बैंक को भी उसका रिपेमेंट मिल रहा है। अगर मान लीजिए फैक्ट्री ही बर्बाद हो गई, मान लीजिए एक अर्थक्वेक आ गया, तो ये फैक्ट्री तो टूट फूट गई। अब एक बात बताइए, इनकम जनरेशन तो होगी ना इस आदमी की, जो आदमी है, इसने ये फैक्ट्री बनाई है, अब क्योंकि ये खत्म हो गई है, तो अब ए जो है, ए के पास इस फैक्ट्री के थ्रू ही पैसा आता था, अब वो पैसा इसके पास नहीं आ पाएगा, तो ये लोन भी नहीं चुका पाएगा। अब बैंक को अगर लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक भी क्या करेगा? लोन आगे नहीं बांट पाएगा ना। और जब तक उसका लोन अगर बैंक का क्लियर नहीं होगा, तब तक बैंक थोड़ी ना आगे किसी को लोन दे पाएगा। अगर बैंक किस लिए है? बैंक पूरा का पूरा किस चीज के लिए है? कि अगर उसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग एडवांसेस, अगर बैंक का लोन ही पूरा नहीं आ रहा है, तो वो आगे कैसे बांट पाएगा? सारे एनपीए हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, तो कहाँ से आएगा? इसलिए बैंक का रिपेमेंट होना जरूरी है। पर बैंक को ये बात पता है कि अगर भैया ये एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा कुछ आना नहीं है। तो बैंक क्या इंसिस्ट करता है कि भैया पहले इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा लो। अगर फैक्ट्री मान लो जल गई, अगर इसमें आग लग गई है, इसमें अर्थक्वेक आ गया, ये फैक्ट्री बर्बाद हो गई, अगर इंश्योरेंस होगा तो वो फैक्ट्री बनाने के लिए दोबारा पैसा दे देंगे। तो क्या होगा? फैक्ट्री दोबारा बन जाएगी, तो दोबारा ये काम चालू कर देगा, और दोबारा से उसके पास पैसा आने लगेगा, और वो बैंक का लोन चुका देगा। तो पहले बैंक इन लोन देने से पहले क्या कहती कि भैया इसका इंश्योरेंस करा लो, तभी हम आपको लोन देंगे। इसलिए बैंकिंग और इंश्योरेंस जो है साथ साथ इकोनॉमी में हेल्प करते हैं ग्रो करने में। इसीलिए ध्यान रखिए, बैंक लोन ही नहीं देगा अगर उसका इंश्योरेंस नहीं होगा उसके एसेट का। ये चीज ध्यान रखिए। गाड़ी भी होगी, गाड़ी का भी इंश्योरेंस बैंक इसीलिए मांगता है कि अगर मान लीजिए गाड़ी को कुछ हो गया, तो वो चलाने के लिए उसके पास नहीं है, तो आदमी सोचेगा भैया मैं क्यों लोन भरूं, मैं तो गाड़ी को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो गाड़ी को चला ही नहीं पा रहा हूं, तो क्या फायदा है मुझे भर के, मैं क्यों बांटूं? इसीलिए इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, पर मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। अब आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिए कि ये एग्ज़ाम में तो आ भी सकता है, और आपके इंश्योरेंस में के इंटरव्यू में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगला आप एक टॉपिक देखेंगे, ये बैंकिंग अवेयरनेस में भी बहुत पूछा जाता है, पर ये असल में है एक इंश्योरेंस अवेयरनेस का टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। ईसीजीसी की हम बात करते हैं पहले। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। कई बार पूछता है कि जी की फुल फॉर्म, ईसीजीसी में जी का क्या है, तो आप देख लीजिए। सी का क्या है, ऐसे पूछ लेगा। सी नहीं पूछेगा क्योंकि दो सी हैं। ई फॉर भी नहीं पूछेगा, तो ज्यादातर जी ही पूछता है। मैंने देखे एक दो जगह इसमें जी का पूछा है इसने। तो ये क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा छोटा सा तरीके से। मान लीजिए ये एक एक्सपोर्टर है, उसने, ये इसका माल है, ए एक्सपोर्टर है इंडिया में, इसने यूएस में इसको भेज दिया, अपने सामान को यूएस भेजना है इसको, बी आदमी को यूएस में, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या होगा, इसको इंडिया में काफ़ी सारी ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो क्या कहते हैं अपने सामान को यूएस में भेजेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब ए जो है अपना सामान बी को भेजेगा, तो ये मान लीजिए सी के थ्रू भेज रहा है, तो हो सकता है 3-4 महीने लग जाएं उसको ट्रांजिट में। तो मान लीजिए 100 रुपये का सामान था, अब 100 रुपये का सामान जब बी को यहाँ पे सामान मिलेगा तभी तो वो पेमेंट देगा ना। तो मान लीजिए जो ट्रांजिट में 4 महीने लग गए उसको सी में शिप के थ्रू यहाँ करने में उसको टाइम लग गया 4 महीने का, ठीक है। तब से जब ये सामान बी के पास पहुंच जाएगा तभी भी उसको पेमेंट करेगा ना ए को। पर सपोज मान लीजिए इस 4 महीने के अंदर, और इस 100 रुपये का सामान भेजने पे है ना, इस ए को प्रॉफिट मान लीजिए 20 रुपये होना था। मान लीजिए अगर इसने जब सामान भेजा उस टाइम पे ड्यूटीज बढ़ गई,
तो ये क्या करेगा, इसका जो प्रॉफिट है इसकी ड्यूटी बढ़ गई है, कुछ ड्यूटी बढ़ गई, इस तरह से कुछ हो गया, या फिर इस बी ने बोला कि भैया आपका सामान टूटा हुआ था, मैं अब आपको पैसे नहीं दूंगा, इस तरह का कुछ भी होता है। ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं जो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो झेलते हैं, कि हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ भेजें तो ड्यूटीज़ बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए, ये इधर बढ़ जाए, तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा, या हो सकता है ये नेगेटिव में भी चला जाए कि इसको जितने का इसने भेजा था उससे भी कम इसको पैसा मिले। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए जो है, एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए क्या किया गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन बनाई गई। ये क्या करती है, ये एक्सपोर्टर्स के जो रिस्क्स होते हैं उसको कवर करती है। मैंने आपको जो बताया ना, प्राइस अप्रिसिएशन हो गया, ये मान लीजिए डॉलर का भाव घट गया, बढ़ गया, ये सब चीज़ें कौन देखता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन देखती है। क्या कि अगर एक्सपोर्टर्स को कुछ नुकसान होता है इन सब रिस्क के कारण, तो वो जो है रिस्क जो है वो, ये जो भी कंपनसेशन होगा वो ईसीजीसी एक्सपोर्टर को कर देगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तभी होगा अगर उसको कुछ घाटा हो रहा होगा। ये सब कुछ एग्रीड होता है, सब पूरा का पूरा उसमें बराबर लिखा जाता है कि भैया इतना, अगर इससे कम हुआ तभी हम देंगे, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपका अच्छा है, नहीं आया तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो ये सब एक्सपोर्टर को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें यही आता है। ईसीजीसी जो वो क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, जी की फुल फॉर्म आती है, और ये किसके लिए, ये किनको जो है ये इंश्योर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को नहीं, एक्सपोर्टर्स को करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओनली ईसीजीसी ओनली इंडेमनीफाइज या फिर कंपनसेट्स एक्सपोर्टर्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको क्या बताया था, फायर इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, और एक मिसलेनियस इंश्योरेंस होता है जो कि जनरल इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। तो इसी में से एक पॉलिसी छोटी सी है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी कहते हैं उसको। ये क्या होता है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसने किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया, पर उसके कारण ऑपरेशन फेल हो गया और उसकी डेथ हो गई उस कस्टमर की। तो हो सकता है उस पेशेंट की, सॉरी कस्टमर नहीं बोलूँगा मैं, पेशेंट बोलूँगा, उस पेशेंट की डेथ हो गई ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर। तो जो उसके पेशेंट के परिवार वाले हैं वो डॉक्टर के ऊपर केस करेंगे, क्योंकि क्या है, उस आदमी की तो डेथ हो गई और उसका जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है वो वेस्ट हो गया, तो उसको कंपनसेशन चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, वो डॉक्टर पे केस कर देंगे कि है ना भैया आपके कारण ऐसा हुआ है, आपके नेग्लिजेंस के कारण, तो ऐसा उस पर चार्ज लगा देंगे। तो अगर डॉक्टर ने प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी खरीद रखी है तो फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसकी तरफ से वो केस लड़ेगी, और उस जो भी होगा, ये मान लीजिए इस पार्टी पेशेंट के जो घर वालों ने है उसको कोर्ट में केस कर दिया, तो ये जो डॉक्टर है इसके पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इस कोर्ट में इसके साथ केस लड़ेगी, और कुछ जो भी सेटल होगा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, तो ये 1 करोड़ रुपया जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पेशेंट के उसको दे देगी, जो भी एग्रीड होगा। जो भी मान लीजिए, अगर ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 20,000 रुपया कमाने वाले आदमी का आप 1 करोड़ क्लेम करो, ऐसा नहीं होता। तो जितनी उसकी इनकम होती है उसके हिसाब से ही क्लेम बिठाया जाता है कि आने वाली फ्यूचर लाइफ में वो कितना कमा सकता था, उसको कोर्ट देखेगा, डिसाइड करेगा, दोनों पार्टीज का आर्गुमेंट सुनेगा, उसके बाद कोर्ट एक फाइनल वैल्यू बताएगा। अभी एक हाल ही में एक न्यूरो सर्जन था जिसकी एक टैक्सी ड्राइवर के द्वारा डेथ हो गई, उसको करीबन, ये सबसे बड़ा आज तक का क्लेम है जो दिया गया। ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी में नहीं था, ये मोटर इंश्योरेंस का क्लेम था। क्योंकि मोटर व्हीकल के कारण हुआ, तो मोटर इंश्योरेंस में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होते हैं उसमें, क्या क्या नहीं होता है, सब समझाऊंगा मैं आपको। तो ऐसा हुआ, तो टैक्सी ड्राइवर के ऊपर उस न्यूरो सर्जन के घर वालों ने केस किया, उसके पास इंश्योरेंस था, मोटर इंश्योरेंस, तो कंपनी ने उसकी तरफ से केस लड़ा, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और करीबन 13 या 14 करोड़ रुपया कंपनसेशन एग्री हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, लायबिलिटी इंश्योरेंस। आप मोटर इंश्योरेंस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सब चाहेंगे कि पहले मैं गाड़ी चलाने से पहले उसका ये ज़रूर देख लूँ कि इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटर इंश्योरेंस होना, ये कंपलसरी बाय गवर्नमेंट भी है, इसलिए ध्यान रखिए, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चलाइए। बहुत इसके मैं इफ़ेक्ट्स आपको बताऊँगा क्या हो सकते हैं, तो वो सब तो हम आगे पढ़ेंगे जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो आप देखेंगे, अकाउंटेंट कैन बी सूड बाय द क्लाइंट इफ ही फेसेस अ लॉस बिकॉज ऑफ रॉन्ग एडवाइस। दूसरा, इंजीनियरिंग कंपनी क्या स्यू कर सकती है, कैन बी सूड इफ अ ब्रिज बिल्ट बाय इट कोलैप्सेस क्लेमिंग सम लाइव्स। मान लीजिए ब्रिज गिर गया, तो जिस कंपनी ने वो बनाया उसके ऊपर वो जिन की डेथ हुई है उनके घर वाले क्लेम कर देंगे। तो अगर उनके पास लायबिलिटी पॉलिसी है तो फिर वो
उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। डॉक्टर मैंने आपको केस बता ही दिया। देखिए, द अमाउंट्स क्लेम्ड इन डैमेजेस कैन बी फेयरली लार्ज एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू बेयर। दीज रिस्क आर इंश्योरेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, मैं आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करूँगा। अगले लेक्चर में ये मेरा पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है और 3 लेक्चर हमने इसके लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। इसका मैंने ये क्या दिया है, मैंने पहला ही चैप्टर है जिसको मैंने नाम दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस और उसका एवोल्यूशन। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस जान चुके हैं, हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। अभी आगे हम और चीज़ें बहुत डीप में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लायक हो। हम उतना ही पढ़ेंगे, पर हम पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि हम थोड़ी सी ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें बेसिक चीज़ें याद रह जाती हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसको हमें रिवाइज करने में भी आसानी रहती है। हम सिर्फ मैं अगर आपको बोल दूं याद कर लो तो वो चीज़ आपको नहीं ध्यान रहेगी, पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आप समझ के याद करो तो आपको याद रहेंगी। और दोस्तों, मैं आपको ये पक्का बता दूं, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं और अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये लेक्चर्स देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं। अपार्ट स्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, डायनेमिक में कुछ या जो आपका करंट में होता है वो तो आप देख सकते हैं। एफडीआई कितना है, ये कितना है, ये चेयरमैन क्या है, एमडी कौन है, ये सब पूछेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे। बाकी कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछेंगे तो आपको नंबर ज़रूर ज़्यादा मिलेंगे अगर आप ये सब टॉपिक्स फॉलो कर रहे हैं तो, पर इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाम है गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस ही करेंगे, हम बैंकिंग अवेयरनेस भी करेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस हमने दिए ही, अभी और भी करेंगे। डीआई, मैथ्स, पूरा क्यूए, पूरा रीजनिंग सब कवर करेंगे। पर मैं एकदम जल्दबाजी में और हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्लैरिटी है, वो हम कॉन्सेप्ट्स की धीरे धीरे करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे हमारी वीडियो की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए कि हमें जल्दी जल्दी बना के वो करना है। बहुत अच्छे से रिसर्च करके फिर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ऑफिस के बाद ये वीडियोस बनाता हूँ। तो आप इस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर मेरे को अगर आप करते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं दोस्तों।